रीजनल लेवल पे चले गए, न सिर्फ स्टेट हेडक्वार्टर पे। और वहाँ हर सेक्शंस जो सोसाइटी का है, जो फार्मर्स हों, चाहे वो यूथ हों, चाहे वुमेन फोक हों, चाहे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हों, इन सब से बात की। तो उसके बाद ये कई बहुत बड़ा इतना बन गया और फिर उसको उन्होंने कंसाइज करके, इसलिए जितने भी सेक्शंस हमारे सोसाइटी के हैं या जितने भी हमारे रीजन्स कंट्री के हैं, उनके बारे में अब उनके पास बहुत ज़्यादा मसाला था। तो इसलिए हर स्टेट या हर रीजन या हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में इसमें ये जो हम आपको देने वाले हैं अंग्रेज़ी हिंदी में, तो आपको मिलेगा। ये सिर्फ कश्मीर के बारे में बल्कि हर सेक्शन के बारे में बड़ा एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है एंड एक्सक्लूसिव है। मैं सब के बारे में तो बताना नहीं चाहूँगा, इसमें तो कई घंटे लगेंगे। मोटी मोटी चीज़ें मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो वॉइस ऑफ पीपल है और मैनिफेस्टो फ्यूचर ऑफ इंडिया की निशानदेही देता है। सबसे मोटी मोटी चीज़ें इसमें हमने रखी है। मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम, न्यूनतम आयु योजना, गरीब के लिए हमने, जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तो हमने मनरेगा स्कीम बनाई थी, क्योंकि देहातों में पलायन इसलिए हो रहा है शहरों में क्योंकि उनकी ज़मीन घटती जा रही है, उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घटता जा रहा है, तो सब शहरों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरों में बहुत दबाव पड़ा। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ देहातों में मनरेगा स्कीम शुरू कर दी, जिस मनरेगा के द्वारा तकरीबन हमारे वक्त में 13 करोड़ फैमिलीज़ को रोज़ का पैसा मिलता था। तकरीबन 65 करोड़ लोगों को उससे लाभ हुआ, जिनमें कुछ न कुछ आमदनी मनरेगा की वजह से मिलती थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं। इस बीच में पिछले 5 सालों में मोदी साहब के वक्त में गरीबी फिर वहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने जितने भी वादे किए थे 10 करोड़ रोज़गार के, बाकी चीज़ों के, ये तमाम चीज़ें न हुई। और फार्मर्स के लिए विशेष रूप से उन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन चलते चलते एक इलेक्शन स्टंट उन्होंने शुरू कर दिया। इलेक्शन अनाउंस होने से 1 महीना पहले कि हर फार्मर को 6,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे। हमने एक नई स्कीम बनाई कि हमारे देश में फार्मर्स के लिए अलग स्कीमें बनाई जाएंगी, लेकिन एक आम गरीब, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो देहात में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो और कहीं भी रहना हो, उसको मिनिमम, न्यूनतम आयु होनी चाहिए जिससे वो गुजारा कर सके। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे ऐसे तकरीबन 5 करोड़ फैमिलीज़ जिनकी लोक संख्या 25 करोड़ है, तो ये 25 करोड़ ऑलमोस्ट 1/5 है हमारे मुल्क की आबादी का, जिनकी बहुत कम आमदनी है। तो इन कम आमदनी वालों के लिए 72,000 रुपये हर साल उनके अकाउंट में जाने चाहिए। मतलब 6,000 रुपये इस गरीब आदमी के घर में जाना चाहिए। और अधिकतर हम कोशिश करेंगे कि ये उनकी जो पत्नी है उसके अकाउंट में जाए ताकि घर का खर्चा चले। तो ये एक सबसे बड़ी स्कीम है जो आज शायद दुनिया में पहली दफ़ा ऐसी स्कीम होगी। फिर जॉब क्रिएशन, नौकरी, हमारा जॉब क्रिएशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती, प्राथमिकता होगी हमारे लिए। तो तकरीबन 22 लाख वैकेंसीज इस वक्त पड़ी हैं केंद्रीय सरकार में और राज्य सरकारों में। तो हमारी ये कोशिश होगी कि केंद्रीय सरकार में जितनी भी जगहें खाली हैं और राज्य सरकारों में जितनी खाली हैं, हम राज्य सरकारों पे भी दबाव डालेंगे और केंद्रीय सरकार में खुद करेंगे कि सरकार बनाने के 8 महीने के अंदर अंदर ये 22 लाख जो वैकेंसीज हैं ये खाली होनी चाहिए। और विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे और म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, विशेष रूप से पंचायत लेवल पे
हम एक सेवा मित्र अपॉइंट करेंगे। हर पंचायत में एक सेवा मित्र होगा। सेवा मित्र उसका नाम होगा, जैसे आशा का हमने नाम रखा था, इसका नाम सेवा मित्र होगा, और जो पेड होगा हर पंचायत में, क्योंकि 10 लाख हमारी पंचायतें हैं, तो 10 लाख पंचायतों में 10 लाख लोग होंगे, तो ये पेड होगा, ये भी एक रोज़गार होगा। और इनको काम करना होगा कि जितनी भी केंद्रीय सरकार की स्कीमें हैं और राज्य सरकार की जितनी स्कीमें हैं, लोगों को उसके बारे में बताएं ये स्कीमें हैं। वरना आज सैकड़ों ऐसी स्कीमें हैं केंद्रीय सरकार की, विशेष रूप से लोगों को मालूम ही नहीं है ये स्कीम है। तो जब स्कीम का मालूम होगा, फिर वो एक्सेस उस स्कीम को करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और लोगों को जानकारी भी होगी। फिर उसके साथ हम प्रमोट करेंगे छोटे छोटे जो उद्योग हैं, और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा जो महिलाओं को रोज़गार देंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे अपने उद्योग में, छोटे उद्योग में, उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। विशेष रूप से हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मोदी साहब के वक्त में हज़ारों की संख्या में बंद हो गई, जिसके चलते करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, उनकी तरफ हम विशेष ध्यान देंगे। फार्मर्स का हम एक और कदम बढ़ा रहे हैं, कर्जा माफ़ी से कर्जा मुक्त। कर्जा माफ़ी तो कांग्रेस ने किया था केंद्रीय सरकार की तरफ से, मोदी साहब के वक्त में कोई कर्जा माफ़ी नहीं हुआ। तो हम शुरू में कर्जा तो माफ़ी करेंगे, लेकिन हम ऐसी स्कीम योजनाएं बनाएंगे कि हर वक्त कर्जा माफ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, कर्जा मुक्त होने की हमारी स्कीम होगी। और वो कर्जा मुक्त होने की स्कीम के लिए हमारी क्या होगी कि हम वेव तो करेंगे ही ये एक दफ़ा लोन, लेकिन उस तरह से एक योजना ऐसी बनाएंगी, MSP बनाएंगे, दूसरी चीज़ें बनाएंगे, जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करेंगे। आज इनपुट्स हमारी क्या खाद है, उस पे GST लग गया। आज जो ट्रैक्टर है उस पे GST लग गया। तो मोदी साहब ने कहा था कि इनपुट प्लस 50%, तो इनपुट पे तो उन्होंने GST लगाया तो और फार्मर की कमर तोड़ दी। तो हमारी जो इनपुट्स हैं उनको हम सस्ता करेंगे, जिसकी वजह से किसान पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी, आज की जो मोदी सरकार की बीमा पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस कंपनी को अमीर बनाने के लिए है, फार्मर्स के नाम पे। पिछले साल का जो आंकड़ा आया कि 10,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनीज ने प्रॉफिट किया। तो हमें लगता है, और हम लोगों ने ये पार्लियामेंट में भी बताया, कि ये स्कीम इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बनाई गई थी, फार्मर्स के लिए नहीं। जहां फार्मर्स इंश्योरेंस कंपनीज में, जहां इंश्योरेंस कंपनीज फार्मर्स के नाम पे 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाएं, वो कैसी इंश्योरेंस? तो हमारी इंश्योरेंस जो होगी नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगी, इस तरह की, ताकि जो लाभ हो जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनीज का फ़ायदा ना हो, वो तो किसानों का फ़ायदा होने के लिए। इसी तरह से हमारा नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हमने कई चीज़ें बताई हैं कि डिफेंस बजट बराबर GDP का पिछले 4 साल से, मोदी साहब तो बाहर डिफेंस बाहर सुरक्षा बहुत बोलते हैं टेलीविज़न पे, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री में GDP का जो बजट है, जो प्रपोर्शनेट बजट है, वो 4 साल से जब से मोदी साहब आ रहे हैं डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है हमारे वक्त से ज़्यादा। तो हम इसकी तरफ ध्यान देंगे कि जो डिफेंस बजट है, आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी परचेजेस की रिक्वायरमेंट है, उसको आधुनिक बनाने की या उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए पूरा करेंगे। और जो हमारे अभी आर्मी का अगर कोई मार्टियर हो जाए, शहीद हो जाए, तो आर्मी वाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बड़े अरसे से ये मांग थी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का अगर कोई शहीद हो जाएगा मिलिटेंट से लड़ते हुए या पाकिस्तान या दुश्मन से लड़ते हुए, उसको तो मार्टियर का था, लेकिन CRPF, BSF और ITBP और CISF के जवानों को ये मार्टियर का दर्जा नहीं था।
हमारी सरकार जब आएगी तो हम भी उनको शहीदों का दर्जा देंगे। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आउटडेटेड जो हमारी रेलवे पटड़ियाँ हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन जो हमारी हाईवेज़ हैं उनको आगे आधुनिक बनाया जाएगा, उनको लंबा किया जाएगा। जहाँ तक अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा नहीं है वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जीएसटी तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार को जीएसटी बनाना नहीं आया। उन्होंने जीएसटी की ऐसी खिचड़ी कर दी कि इतने स्लैब्स बना दिए कि उद्योग ही बंद हो गए। तो हम उस जीएसटी को, जो ओरिजिनल कंसेप्ट हमारा जीएसटी का था कांग्रेस का, उसको उसी तर्ज पे वापस लाएंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं कि जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको भी जीएसटी का जो पैसा है, रेवेन्यू है, वो उनको भी पास ऑन हो जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। हमने, मेरे वक़्त में जब मैं था तो 9 लाख हमने आशा वर्कर्स, हमारे कोई 6.5 लाख गांव हैं, हर गांव में आशा वर्कर रखी। लेकिन इस बीच में 10-15 साल में कई छोटे छोटे मोडे बन गए हैं, गाँव का बच्चा बन गया, तो हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हमने उनको भी तकरीबन 3 लाख आशा वर्कर्स दिए। तो मेरे वक़्त में तकरीबन 9.5 लाख आशा वर्कर्स थी। तो छोटे मोडों के लिए तो काफ़ी हैं ये आशा वर्कर्स, लेकिन हमने अब हेल्थ केयर में रखा है कि 2,500 की आबादी से जो बड़े गांव हैं जिनकी संख्या भी लाखों है, वहाँ एक आशा के बजाय हम 2 आशाएं देंगे। तो उसमें भी बहुत कई लाख, 5-6 लाख और भी आशा वर्कर्स को काम मिल सकता है। और हेल्थ केयर जो हम अब गारंटी बनाएंगे कि हेल्थ, राइट टू हेल्थ, जैसे हमने पिछली दफ़ा यूपीए गवर्नमेंट तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड एक्ट बनाया था कि हर आदमी को पूरा हक है एजुकेशन प्राप्त करने का, और सरकार का काम है उसको खाना देने का। इसी तरह से हम कानून बनाएंगे राइट टू हेल्थ केयर कि उसे मुफ्त। हम इसमें ये यकीन नहीं करते हैं कि कई जो अमेरिका और बरतानिया हमसे बताते थे कि हमको मुक्त कराओ इस इंश्योरेंस से, आप कैसे करते हो? लेकिन प्रधानमंत्री जी इंश्योरेंस के रास्ते पे चले गए और वो इंश्योरेंस वाला कामयाब विदेश में नहीं हुआ, यहाँ सवाल नहीं है। इसलिए वो रास्ता अपनाने के बजाय हम फ्री डायग्नोसिस, फ्री इलाज, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ मुफ्त हॉस्पिटल्स में करेंगे। बहुत हॉस्पिटल्स हमारे वक्त में शुरू हुए हैं जो अभी तक ये न कंप्लीट किए और न कई इन्होंने शुरू किए, उनको भी कंप्लीट करेंगे और नए हॉस्पिटल्स, नए एम्स, नए इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन को हम पहली क्लास से और 12th क्लास से फ्री कर रहे हैं और कंपलसरी कर रहे हैं। कंपलसरी सबसे बड़ी ज़रूरी है। एजुकेशन तो कई राज्यों में फ्री है लेकिन कंपलसरी नहीं किया है। और उसके साथ साथ ही जीडीपी का 6% हम बाय द एंड ऑफ 5 ईयर हम बजट इतना बढ़ाएंगे जो जीडीपी का 6ठा हिस्सा होगा। जीडीपी का हिस्सा हम हेल्थ पर भी एलोकेशन अपनी बढ़ाने वाले हैं। वुमेन्स सेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा किसान के बाद और यूथ जो अनएम्प्लॉयड रहे, उसके बाद अगर कोई सफ़र हुआ तो हमारी बहनें, बहू, बेटियां हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन लगातार 4 साल से केंद्रीय मंत्रालय में जो बच्चियों के लिए एजुकेशन है, लड़कियों के लिए एजुकेशन है, 20% अनस्पेंड रहा है। 20% हर साल स्पेंड ही नहीं हुआ। जब आप स्लोगन देते बच्चे पढ़ाओ तो आपको तो एक्स्ट्रा लगनी चाहिए थी पैसा, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे वक्त से एलोकेशन होती थी उसमें भी मोदी साहब 20% हर साल खर्च नहीं कर पाए, तो इसलिए वो वंचित रहे शिक्षा से भी। और फिर दूसरा वादा किया था बेटी बचाओ।
और जितने बेटियां इस सरकार में दुखित रहीं, जितने बेटियों का बलात्कार इस सरकार में हुए, रेप हुए, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 8 साल के बच्चे, तो वो स्लोगन एक खोखला स्लोगन था। इसलिए हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम कई मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी कर रहे हैं। सबसे यह है कि उनकी आवाज़ इस देश के पार्लियामेंट में और इस देश के विधानसभाओं में जब तक नहीं गूंजेगी तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। हम सरकार में आते ही 30 जो पहला बजट होगा, पहला सेशन होगा, उसमें 33% 33% रिजर्वेशन लोकसभा में महिलाओं के लिए रखेंगे और देश के विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अगला पार्लियामेंट जब होगा तो मुझे नहीं मालूम कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं किस महिला के लिए लोकसभा के लिए वोट मांगने आऊँगा जम्मू कश्मीर में, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और किस किस विधानसभा में हम अपनी बेटियों के लिए या बहनों के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। ये बहुत हमारे कंट्री के लिए, महिलाओं के लिए सबसे एक फॉरवर्ड क्रांतिकारी स्टेप है। और उसके लिए उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट में 33% रिजर्वेशन रखेंगे एम्प्लॉय में, नौकरी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 33% हम रिजर्वेशन रखेंगे पोस्टों में। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है और उम्मीद है कि उसके बाद राज्य सरकार भी इसकी तरफ बढ़ेंगे। और एक दूसरा हम लेजिस्लेशन बनाएंगे कि एक अलग सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हम बनाएंगे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसकी अभी मैंने जिक्र किया, बलात्कार होता है, दूसरा छेड़छाड़ी होता है, तंग करते हैं वुमेन के, बहुत किस्म के दुश्वारियों से हमारी बहू बेटियों को गुजरना पड़ता है, उनका क्राइम होता है। लेकिन क्राइम एजेंसी स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे एक ही होती है और वो हर किस्म की इंक्वायरी करते हैं और वो प्राथमिकता मिलती नहीं हमारी बहनों को। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट एजेंसी बनाएंगे जो सिर्फ जो हीनियस क्राइम हुआ है अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसी की इंक्वायरी करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है एम्पावरमेंट ऑफ हमारी बहनों के लिए। दलित और आदिवासी के लिए हम जो बैकलॉग है वो SC, ST और OBC का जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 12 महीने के अंदर हम उस बैकलॉग को भर देंगे। और हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वी विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन है पोस्ट प्रमोशन में SC और ST और OBC के लिए, उसमें रिजर्वेशन होगा। और इसीलिए हम जो प्राइवेट सेक्टर हैं, हायर एजुकेशंस के, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी रिजर्वेशन होगी SC, ST और OBC की। राइट जो हमने फॉरेस्ट एक्ट बनाया था पार्लियामेंट में 2006 में SC शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसको और उस मिशन को भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सिटीज़ और अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग देंगे। और मैं एक जगह पीछे भूल गया कि देहात में आज ज़मीन बहुत कम रही है, देहातों में उनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। तो देहातों में भी और शहरों में भी जिसके पास देहात में जिसके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसको ज़मीन का टुकड़ा दिया जाएगा घर बनाने के लिए। और शहरों में राइट टू हाउसिंग का हम एक हर इंसान को घर होना चाहिए, ये अनिवार्य होगा। और जो प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो इविक्शन आर्बिट्रेरी हो जाता है किसी को, उसके लिए भी कानून बनाया जाएगा। स्लम अपग्रेडेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारी स्कीमें बनेंगी। ये इस तरह की कुछ स्कीमें ये नेशनल पूरे कंट्री के लिए हैं। मैं आखिर में 1 मिनट में जम्मू कश्मीर में आ जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बात को गौरव भी है हमें, फख्र भी है हमें, और हमें रिकग्नाइज भी करते हैं कि जिन आला हालात में 26 अक्टूबर 1947 का एक सेशन हुआ,
जम्मू कश्मीर में और आर्टिकल 370 वजूद में आया, वो सबको मालूम है। और उस दिन से ही इस स्टेट की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डायलॉग ही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने के लिए, और एक इज्जत वाला ऑनरेबल सोल्यूशन निकालेगा जो तीनों खित्तों को सेटिस्फाई करेगा, और वो डायलॉग ही एक रास्ता है। हम लोगों ने ये तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने, कि हमारी दो किस्म की पॉलिसी होगी, 2 pronged स्ट्रेटजी होगी हमारी। एक तो हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के साथ, और इन्फिल्ट्रेशन किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये होगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के दिल जीतने का प्रयास करेंगे। हम डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसको देख लेंगे कि जहां हमारी इस वक्त बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन है। ये दूसरी बात है कि हमारे वक्त में जब उमर साहब के साथ हमारी गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यूपीए गवर्नमेंट, बॉर्डर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 2014 में हमने जब हुकूमत छोड़ी तो मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन थी, न होने के बराबर इन्फिल्ट्रेशन थी। और आज 4 साल 5 साल मोदी साहब की सरकार के बाद मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस और सीआरपी और सीआरपीएफ की अधिकतर हम बॉर्डर पे रखेंगे ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना आए और जब वो आतंकवादी ना आए। और वैली की जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर, वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है पूरी कंट्री में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो होगा वो स्टेट पुलिस का होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो जम्मू कश्मीर है में है, 30वां साल चल रहा है। 90 में ये शुरू हो गया था और आज 19 में एग्जैक्टली मैं गिन रहा था, 90 को मिलाकर 30 साल चल रहा है। ये बहुत लंबा अरसा है। पंजाब में भी हमने ये एक्ट लगाया था, लेकिन 14 साल के बाद उसको हटा दिया था। कई और स्टेटों में भी लगा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद हटा दिया था। लेकिन अब यहाँ बराबर ये 30 साल से लग रहा है। हाँ, कई लोगों को बट सैडिस्ट प्लेजर हो जाती है, उसको मैं सैडिस्ट प्लेजर कहता हूँ, कि वो कहते हैं नहीं बराबर लगना चाहिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके इफेक्ट्स देखे नहीं है ना, वो दूसरे पर इफेक्ट होता है तो उसमें सैडिस्ट प्लेजर हो जाता है हमारे देश के लोगों में कई। लेकिन असली हकीकत यह है कि ये एक्ट ठीक है, देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको रिव्यू करेंगे कि जिससे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पूरे पावर्स होंगे मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी ना हो। और अगर कोई कहेगा कि ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं, तो मैं चीफ मिनिस्टर गवाह हूँ उसका कि मैंने खुद 3 कब्रें खुलवा दी थी, और जिनका 1 महीने पहले पुलिस ने, जे.एंड.के पुलिस में ही, मैंने कल भी बताया कि भाई आप आर्मी पर आरोप लगाते हो, तो मैंने तो जे.एंड.के पुलिस वाले ही 13 आदमी पकड़े थे कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमने पाकिस्तान ट्रेंड 3 आदमियों को मार दिया। तो वो थे जिन्होंने पाकिस्तान किया, उन्होंने जम्मू भी नहीं देखा था। तो जब वो लाल चौक में एक बानहाल का था, एक कोकरनाग का था, एक शायद बांडीपुरा का था, रेडी चलाने वाले, वो 16 साल से रेडी चला रहे थे। और रेडी चलाने वालों ने कोई 100 लोगों ने पुलिस को दी थी कि हमारे 3 रेडी वाले 15 दिन से गायब हैं, आते नहीं हैं, और घर वाले उनको पूछते हैं वो कहाँ गए, और वो 16 दिन से निकले। तो हमने जब उसको निकाला, मैंने उसकी खुद तफ्तीश की, तो मैंने वो कोरिलेट किया जिस दिन वो 3 आदमी मारे गए थे
और जिस दिन ये 3 गायब हो गए थे, तो और मैं आइडेंटिफाई किया था कि वो जो 3 मारे गए थे जिनको पाकिस्तानी कहा गया था वो कहाँ कब्रें हैं, तो इनके पेरेंट्स को जब बुलाया तो वो ये लड़के थे। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, एक जिम्मेदारी की बात कहता हूँ। और वो जेल में है 12 आदमी 13 आदमी, एक हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट का है और बाकी 11 आदमी कश्मीर के हैं और मुस्लिम्स कश्मीर के। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। अगर सैडिस्ट प्लेजर किसी को होता है कि भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, पाकिस्तान के नाम पे हम लाल चौक से 3 मजदूरों को उठा के उनको मार दें और इनाम लें, आई डोंट थिंक किसी भी इंसान को इस तरह की सैडिस्ट प्लेजर लेनी चाहिए। हम अपने देश के लिए कुर्बानी देते हैं, फौज हमारी देश के लिए कुर्बानी देती हैं, उनको हम सल्यूट प्रणाम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। स्टेट पुलिस के लोग भी मरते हैं, PSO मरते हैं, हम उनके भी ऋणी हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई आदमी इनाम लेने के लिए लाल चौक से 3 मजदूरों को उठाएगा और कहेगा पाकिस्तानी मिलिटेंट मरे और मुझको प्रमोशन मिले, मेरे ख्याल में वो इंसानियत के खिलाफ है। तो किसी भी हुकूमत को, किसी भी मीडिया पर्सन को, किसी भी धर्म के आदमी को इसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। वो नहीं है हमारे इसमें, नहीं है, दैट्स नॉट, नहीं है, दैट्स नॉट इन आवर। अब सब सा नहीं है हमारे, यही है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर। का प्रोग्राम बनाया ना, नहीं वो तो और हम ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उसमें कोई शक नहीं है, अटूट अंग रहेगा। और हम सत्ता में आने के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स से जितने भी हैं, अब कौन पूछेगा कौन स्टेक होल्डर्स, वो सबको मालूम और डिपेंड करता है। हमने जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो उस वक्त हमने शुरू की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस प्रधानमंत्री जी ने अटेंड करी थी और प्रिजाइड ओवर करी थी। उस वक्त 27 पार्टीज के लोग, इवन पनून कश्मीर के 2 ग्रुप थे, उन्होंने भी उस वक्त भी हमने हुर्रियत को दावत दी थी। तो हुर्रियत को छोड़कर जितने भी हुज हु लद्दाख से लेकर और जम्मू कश्मीर और राजौरी पुंछ तक जितने सेट्स हैं, गुजर, बकरवाल, डोगरी सभा, गुजर सभा, ये सब उसमें थे और हिस्सा बने थे। तो हम प्री कंडीशन बात करेंगे। जब हम कंडीशन रखते हैं तो आधे लोग बहाना मिलता है, उनको एक्सक्यूज मिलता है कि भाई हम इसलिए नहीं जाएं आपने प्री कंडीशन। इसलिए कोई किसी को बहाना करने की जरूरत न पड़ेगी। हमारी जब हम टॉक्स करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो हम बगैर किसी कंडीशन के बातचीत शुरू करेंगे। और जब बातचीत शुरू करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या कहता है। फिर वो सरकार का काम है उनको सेटिस्फाई करना या अपनी टर्म्स पे लाना। लेकिन शुरू में ही प्री कंडीशन रखने के साथ शुरू में ही वो टॉक्स फेल हो जाती हैं और वो इसी कारण वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं। उसके लिए हम 3 इंटरलॉक्यूटर्स सिविल सोसाइटी के लेंगे। हमारे पास पुरानी भी रिपोर्टें पड़ी हैं, उन पुरानी रिपोर्टों को देखकर और अगर कुछ इसमें जब प्री कंडीशंस बात होंगी वो उसको इनकॉर्पोरेट करके उसका हल निकालने के कोशिश की जाएगी। जब यूपीए गवर्नमेंट ने 3 बड़ी स्कीमें की थी, उड़ान की, हिमायत की और उम्मीद की, तो ये इनको दोबारा चालू किया जाएगा। और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अगर हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर में तुरंत फ्री और फेयर इलेक्शन करेंगे। और जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं और ट्रेडर हैं जो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या बिजनेस करने के लिए है, उनको पूरी प्रोटेक्शन उन राज्यों में अनिवार्य की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीए टेन्योर में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, सीबीआई जिग्नेश शाह को इन्वेस्टिगेट कर रही थी कई घोटालों में, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उनके साथ बिजनेस डील्स कर रहे थे। तो सर ये ड्यूबियस नेचर नहीं है कांग्रेस का?
कांग्रेस का लीडर कोई किसी के साथ बिजनेस डील नहीं करता है। बिजनेस डील करना हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके प्रेसिडेंट का काम है, जो बिजनेस वाले को जहाज में लेकर और वहाँ फ्रेंच एम्बेसडर से बिजनेस का ठेका देते हैं, अपने जहाज में लेकर और वहाँ राइड भी करते हैं और 30,000 करोड़ का ठेका देते हैं। हो गया सर, कल हमने एक स्टिक किया है जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिखाया गया है किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के अंदर वो जो पैसा है वो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो करोड़ों में पैसा बांट रहे हैं, शराब बांटने की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, खुद कांग्रेस के कुछ सांसद, सिटिंग सांसद। देखो पैसा तो सब बीजेपी के पास। अगर हमारे पास 4 आने हैं तो उनके पास 4 करोड़ है। अगर हमारे 4 लाख हैं तो उनके पास 400 करोड़ है। हम कहीं 10 लाख देते हैं एक कैंडिडेट को, वो 10 करोड़ देते हैं। तो ये करोड़ों का खेल और हजारों करोड़ का बीजेपी खेलता। हमारे कैंडिडेट तो बेचारे लाखों और हजारों वाले हैं। क्या पार्टी उसके ऊपर संज्ञान लेगी? देखो, हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैनिफेस्टो पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो की है। सॉरी। या There are 2 questions. In fact, today the government has come out with an order. For 2 days, National Highway will be closed Wednesday and Sunday for convoy movement. In fact, there is a lot of uproar. Umar Abdullah has suggested that there should be movement of troops in train from Baramulla to Banihal. So how do you react to this? For the first time, National Highway should be closed for convoy movement after this bombing incident in Pulwama. Well, both things are very important. The security and the safety of the security forces is of paramount importance. But at the same time, the traffic between Kashmir and Jammu is equally important, is no less important. I think they should have found a solution for half a day and half a day. That could have been better, solution. But to stop the traffic for 2 days in a go looks little difficult to manage, because there will be a lot of hue and cry. So I recognize both are very important, and there is the government, they should find a solution for. How do you see Umar Abdullah's suggestion of movement in trains? How do you see Umar Abdullah's suggestion of train movement? But train doesn't go to Kashmir. There is the problem. From Baramulla to Kazigund and Kazigund to Banihal. He is suggesting that paramilitary forces. Well, that is an alternative. There is an alternative from any part of the country to Udhampur, and then a small stretch can be, opened and closed, and from Banihal to Kashmir Valley. Well, that is one of the options. But it is for the government, state government, to find an option. I would say that I recognize the importance of both the issues. One by one, everybody will get it right. Sunil, this side from India Today, Sir, we have seen in the last few days that how there have been very controversial remarks made by Umar Abdullah as well as Mehbooba Mufti on Article 370. In the midst of this, Dr. Karan Singh has said that Article 370 was not part of the instrument of accession that was signed by him with the government of India. So he is saying that this special status was offered by the center and it was never sought by the people of Jammu. Well, I think Article 370 is there for the last 70 years and it will stay there. That's all. ने कहा है कि 370 को हटाएंगे तो महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर 370 को हटाया जाएगा तो वो आखिरी दिन होगा कश्मीर के साथ। देखो क्या होगा, लेकिन 370 पिछले 70 साल से है और ये हमेशा रहेगा। Congress leaders don't do any business deals, but there are documents which have the signature of Rahul No reputation of question. There's no reputation. You should have been fair enough and asked me, why did Mr. Modi took one businessman in his aircraft from this place and then got him the deal of third? No, that answer, because these are very selective answer. These are very selective answers. How do you see the demand of Umar Abdullah demanding the separate Prime Minister for the Jammu and Kashmir? You ask them. Why are you asking me? You ask me about my manifesto. I have no.
I have come here manifesto about my manifesto. You are asking what to say. Thank you very much. You have no question, sir. Thank you very much. He has to go, please. Sir, manifesto release की photo, sir. Sir, manifesto. Sir, manifesto photo, sir.